गुड मॉर्निंग क्लास। स्वागत है आपका जगत स्टडी सर्कल में। मैं राहुल कुमार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द सॉलिड स्टेट, जो कि आपका क्लास 12 में पहला चैप्टर है। देखिए, सॉलिड स्टेट जानने से पहले आप देखिए मैटर होता क्या है। मैटर की बात करते हैं। एक्चुअली आपने पहले भी क्लासेस में पढ़ा होगा कि मैटर है क्या। तो मैटर क्या है? तो मैटर एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस and has mass is called matter. Okay, तो see, ये जो मैटर होता है हमारे पास, ये 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। एक्चुअली में आपके पास 5 स्टेट्स हैं, बट आपको जानने के लिए सिर्फ 3 ही हैं। कौन कौन से? आपके पास जो है सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। इनके अलावा एक प्लाज्मा स्टेट भी होता है, साथ ही साथ बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन स्टेट भी होता है, जो कि हमको नहीं जानना है। देखिए, यहां पे जो आपके पास है सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। अब देखिए, आगे देखते हैं इनके बीच का डिफरेंशिएशन, क्या क्या इनमें फर्क है। सबसे पहले देखिए, सॉलिड की बात करते हैं तो सॉलिड क्या होता है? सॉलिड हार्ड होता है, साथ ही साथ रिजिड होता है, और इसके पास जो है इसका अपना फिक्स्ड शेप होता है, ओके, और वॉल्यूम होता है। ठीक है, रिजिड जो आपके सॉलिड जो आपके पास है हार्ड है, रिजिड है, इसका फिक्स शेप है और वॉल्यूम। अगर हम लिक्विड्स की बात करते हैं तो लिक्विड्स का जो है कोई शेप नहीं होता है। आप जिसमें डालेगा लिक्विड उसका शेप ले लेगा। तो लिक्विड के पास कोई शेप नहीं है, बट वॉल्यूम, यस, वॉल्यूम डेफिनेटली है। तो लिक्विड के पास जो है हैव फिक्स्ड वॉल्यूम बट नो फिक्स्ड शेप। ओके, गैसेस की बात करते हैं तो गैसेस के पास ना ही वॉल्यूम फिक्स होता है, ना ही शेप फिक्स होता है। देखिए, आप थोड़ा सा भी गैस लीजिएगा, पूरा रूम में छोड़ेगा, पूरा रूम वो ऑक्यूपाई कर लेगा, उसका कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं है। ओके, तो गैसेस होता है आपके पास, इसका ना फिक्स्ड वॉल्यूम है और ना ही फिक्स्ड शेप। ओके, तो फिक्स्ड वॉल्यूम भी नहीं है, फिक्स्ड शेप भी नहीं है। अब देखिए, दूसरा जो आपके पास क्या है, सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैसेस, ये सारे क्या है? आपके पास छोटे छोटे पार्टिकल्स को मिला के बने हैं। अब देखिए, ये जो पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में कितना फोर्स काम कर रहा है। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पार्टिकल के बीच में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पार्टिकल के बीच में काम करता है, इसको बोलते हैं हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इन केस ऑफ सॉलिड जो पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है बहुत ज्यादा होता है। इन केस ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। इन केस ऑफ लिक्विड जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सॉलिड के मुकाबले कम होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो सॉलिड से कम होता है, बट गैस से ज्यादा होता है। इन केस ऑफ गैसेस, अगर गैसेस की बात करते हैं तो आप देखो यहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो बहुत दूर दूर होते हैं, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो वीकेस्ट होता है, सबसे कम। और ये वीक फोर्स के कारण ही जो गैस पार्टिकल्स होते हैं वो पूरे स्पेस को ऑक्यूपाई करने की क्षमता रखते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी गैस जो है एक रूम में छोड़िएगा तो पूरा जो है रूम को ऑक्यूपाई कर लेगा। तो यहाँ पे क्या है आपके पास कि ये जो आपके पास जो गैसेस होते हैं इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है ये वीकेस्ट होता है। ओके, तो ये था आपके पास जो पर्टिकुलरली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखिए, इनके अलावा एक और फोर्स होता है जो काम करता है पर्टिकुलरली, जिसको हम बोलते हैं थर्मल एनर्जी। देखिए, ये एनर्जी है क्या? सोचिए, ये आपके पास आइस है। ओके, आइस में क्या है? पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है। अब आप आइस को क्या कर रहे हो? हीट कर दे रहे हो। तो जब हीट करोगे तो क्या होगा? जब हीट कीजिएगा तो धीरे धीरे जो इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कमजोर होता चला जाएगा, और साथ ही साथ इसके बीच में एक दूसरे तरह की एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी जिसको हम बोलते हैं थर्मल एनर्जी। क्योंकि यहाँ पे जो ये एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है? वो हीट के कारण हो रहा है। तो हीट के कारण जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसको हम बोलते हैं थर्मल एनर्जी। तो इसमें क्या है आपके पास, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटता चला जाएगा और इसकी जो थर्मल एनर्जी है वो बढ़ती चली जाएगी।
तो जैसे थर्मल एनर्जी बढ़ेगा, ये जो आपके पास आइस है ये चेंज हो जाएगा किस में, ये चेंज हो जाएगा लिक्विड वाटर में। ओके, वाटर में क्या है, वाटर में भी हालांकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है बट उतना स्ट्रांग नहीं होगा। सपोज करो आप जो है इस लिक्विड को भी हीट कर रहे हो, तो जब हीट करोगे तब क्या होगा, तब ये जो लिक्विड भी इसके लिक्विड के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है वो कमजोर होता चला जाएगा और इसके अंदर थर्मल एनर्जी और ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। तो धीरे धीरे क्या होगा, आपके पास ये जो लिक्विड है ये भी अपना स्टेट चेंज कर देगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा गैसेस में। तो यहाँ पे क्या मतलब है आपके पास, तो आइस के केस में बात करते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये तो हाईएस्ट है बट थर्मल एनर्जी जो होता है ये सबसे कम होता है। सॉलिड के केस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है और थर्मल एनर्जी जो है सबसे कम होता है। ओके, लिक्विड के केस में थर्मल एनर्जी और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगभग बराबर ही होते हैं, ज्यादा कोई अंतर नहीं है। फिर गैसेस के केस में क्या है आपके पास, गैसेस के केस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ये सबसे कम होता है। गैसेस के केस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ये सबसे कम होता है और थर्मल एनर्जी जो है ये सबसे ज्यादा होती है। तो देखिए, कोई भी चीज वेदर वो सॉलिड में एग्जिस्ट करेगा या लिक्विड में एग्जिस्ट करेगा या फिर गैसेस में एग्जिस्ट करेगा, वो डिसाइड करते हैं ये दोनों फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर्स, एक तो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और एक है थर्मल एनर्जी। क्या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा वो चीज एग्जिस्ट करेगा इन सॉलिड स्टेट और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना कमजोर होगा वो एग्जिस्ट करेगा एज गैसियस स्टेट। उसी तरह से अगर थर्मल एनर्जी ज्यादा है, तो थर्मल एनर्जी ज्यादा का मतलब क्या है कि पार्टिकल्स के पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है, वो ज्यादा दूर भागने की क्षमता रखते हैं। तो अगर थर्मल एनर्जी ज्यादा है तो वो किस में एग्जिस्ट करेगा, वो एग्जिस्ट करेगा गैसेस के रूप में, और अगर थर्मल एनर्जी कम है तो एग्जिस्ट करता है सॉलिड के रूप में। तो ये जो दो मेन फैक्टर्स आपके पास हैं, थर्मल एनर्जी और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये दोनों डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि वेदर कोई भी चीज सॉलिड, लिक्विड या गैसेस में एग्जिस्ट करेगा।